हेलो मेरे दोस्तों। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। थोड़े से दिन और रह गए हैं। बस ऐसी मजे लेके पढ़ाई करते रहो। पेपर देने के बाद कोई भी नहीं पूछेगा तुमसे, पढ़ कोई भी नहीं बोलेगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अभी तो हर कोई बोल रहा होगा। टीचर्स भी बोल रहे होंगे, मम्मी पापा भी बोल रहे होंगे, भाई बहन होंगे बड़े, वो भी बोल रहे होंगे। पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। एक बार खत्म हो जाएगी पढ़ाई, उसके बाद अपना मजे मारना, घूमना फिरना, खाना पीना, मस्त ऐश करना। चलो आज एक नई प्रो टिप देता हूं तुम्हें। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तब मैं ट्राई करता था सुबह थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लूं, या फिर थोड़ी मॉर्निंग वॉक करना चला जाऊं। उससे पता है क्या होता है, जब तुम अ, थोड़ी एक्सरसाइज करते हो ना, जब गर्मी आ जाती है शरीर में, और ना पूरा दिन बहुत फ्रेश फील करते हो तुम। ट्राई करना कि सुबह थोड़ी देर 15 से 20 मिनट योगा कर लो, 10-15 मिनट वॉक, मॉर्निंग वॉक करिए। उससे ना माइंड रिफ्रेश रहता है। जब तुम थोड़ा बाहर, अच्छा पार्क में करनी है मॉर्निंग वॉक, योगा हो सके घर पे कर लेना चाहे, तो जो आसपास ग्रीनरी होती है उससे ना मन काफी अच्छा रहता है। काफी पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब घास पे चलोगे नंगे पैर, ग्रास पे चलोगे ना नंगे पैर, तब बड़ा मजा आएगा। अच्छा लगेगा तुम्हें, फ्रेश फील करोगे, एफिशिएंसी बढ़ती है पूरे दिन की। ट्राई करके देखना। अच्छा लगे तो बताना मेरे को कैसा लगा। आज का टॉपिक ना बहुत छोटा है, हम बातें भी कर सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, ऑडिट सैंपलिंग। छोटा सा ऐसे यही कवर करेंगे आज हम। तो मैं एक चीज और बताता हूँ, मैंने ना अभी तक एक बार भी क्लास में नहीं बोला था, मेरी इंटर में ऑल इंडिया रैंक 20 भी आई थी। उस टाइम जब मैं इंटरमीडिएट में था, मेरा ना बिल्कुल जो डेली रूटीन था काफी डिफरेंट था। मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, और ऐसे ये नहीं कि ब्रेक ले लिया, वो रेगुलर चलता था। 2 महीने में एक बार ब्रेक लेना ठीक है, बट वो मेरा काफी रेगुलर रहा। 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, थ्योरी सब्जेक्ट उठाया 2 घंटे, फिर 2 घंटे कोई और थ्योरी सब्जेक्ट उठाया, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया। ऐसे ऐसे करके पूरा दिन निकलता था। उसमें थोड़े बहुत ब्रेक्स होते थे मेरे, और 11 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। उसमें मैं एक्सरसाइज भी करता था अपने, अगर फन टाइम करना है, कुछ गेम खेलने थे वो भी खेल लेता था। सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखता था हमेशा। शुरू से सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट रखा अपने आप को। उससे पता है क्या रहता है, माइंड एकदम, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? अभी नहीं, अभी सोशल मीडिया छोड़ दो, फोन हटा दो। अभी थोड़े दिन की बात है, फोन को साइड में रख दो, मेरी बात सुन लो। बहुत काम की बात बता रहा हूं तुम्हें। जब कैसे मैं रैंक लाया ना, वो चीज तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा रूटीन क्या क्या था। मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता था, मैं नहीं चलाता था। जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट कुछ भी नहीं चलाता था मैं। व्हाट्सएप भी इसलिए चलाता था क्योंकि नोट्स कभी कभार इधर उधर भेजने पड़ जाए, किसी से मांगने पड़ जाए, कोई क्वेश्चन में डाउट है भेजना पड़ जाए, किसी दोस्त को नहीं आ रहा उसके डाउट्स ले लिए, या कोई नोट्स आ गए वो देख लिए, तो इसलिए व्हाट्सएप चलाता था बस। मैं टेलीग्राम में कुछ भी नहीं चलाता था। टेलीग्राम में तो मैं सीए फाइनल में आया हूँ, वो भी थोड़े दिन पहले। इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे बिल्कुल दूर रखना। बट इन चीजों को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रूटीन अपना लोगे ना, तुम्हारी भी रैंक आ जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं होता रैंक लाना, थोड़ी सी हार्डवर्क, डेडिकेशन और पेशेंस की जरूरत है बस। वो दिखा दो, तुम भी ले आओगे रैंक। और आज की क्या प्रो टिप थी? एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करना, देखो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा मजा आएगा। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऑडिट सैंपलिंग 520, 530 है, 530 है, हाँ सॉरी, 520 नहीं, 530 है ऑडिट सैंपलिंग। ठीक है, 520 तो एनालिटिकल प्रोसीजर है। अब 530 का मतलब क्या? 530 जो एसए है हमारा ऑडिट सैंपलिंग का, इसका सबसे पहली बात मतलब क्या होता है? हम ऑडिट सैंपलिंग क्यों करते हैं यार? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हजारों लाखों एंट्रियां डलती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है 45 दिन में या 60 दिन में। अब वो 45 या 60 दिन में अगर वो रिपोर्ट दे रहा है, 1 लाख एंट्रियां तो चेक नहीं करेगा। अब उसे रिलायबिलिटी कि भाई जो रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे वो एरर से हो, उसके लिए वो सैंपलिंग, सैंपल बेसिस पे तो चेक करके बताएगा ना कि हाँ भाई ये जो सैंपल लिए हमने इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब वो पूरे एंटायर पॉपुलेशन का एक सैंपल निकालेगा, या लाख एंट्री के 100 एंट्री तो चेक कर पाएगा ना। अब 100 एंट्री है, वो मिसलेनियस कैसे भी मेथड से उठा सकता है, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब उन 100 जो एंट्रीज उसने उठाई, उसको 100% चेक करा, और ये पता लगाया कि नहीं इसमें दिक्कत ही नहीं है, 100 की 100 एंट्री है बिल्कुल ठीक जा रही है। उसने कभी कहीं से भी उठा लिया ना रैंडमली,
अपना मेथड लगाया कोई, अब उनमें कोई फ्रॉड एरर नहीं निकला तो हम ये मान लेंगे कि एंटायर पॉपुलेशन ठीक से काम कर रही है, क्योंकि हम 100% चेकिंग तो कर नहीं सकते हैं, हमें 45 से 60 दिन में रिपोर्ट देनी होती है। अब 100% चेकिंग करने बैठ जाए तो साल भी नहीं हो खत्म हो जाएगा, तुम पिछले साल का एंट्री चेक नहीं कर पाओगे, इतनी एंट्रियां होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए हम सैंपल बेसिस पे चीजें चेक करते हैं, ताकि वो, और सैंपल ऐसे निकालते हैं कि वो एक रिप्रेजेंट करे एक एंटायर पॉपुलेशन को, नॉट ओनली सैंपल साइज को, पूरे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे छोटा सा सैंपल। यार लाख एंट्री का 1000 एंट्री भी मान लो अपने चेक कर ली और ऐसे ऐसे उठाई कि वो हाँ हमारी एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज बन गया। हाँ, अगर हमने इसको चेक करा हम ये बोल सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं कि हमें हमारी 1000 की 1000 एंट्री हमने चेक करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो 1 लाख एंट्री होगी वो भी बिल्कुल ठीक होंगी। तुम्हें समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं ऑडिट सैंपलिंग का मतलब? वो सैंपल जो निकाल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव है, वो एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। यार एक बात बताओ, कोई क्रिकेट कोई मैच होता है, 11 जनों की टीम होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? कैप्टन होता है, जो टॉस टॉस उछालने जाता है या टॉस के लिए जाता है, उसे बैटिंग लेनी है या बॉलिंग करनी है। वो 11 जो बंदे होते हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? एक होता है कैप्टन जो होता है इंडिया टीम का। अब वो 11 के 11 बंदे तो चले नहीं जाएंगे टॉस करने, हाँ भाई यार हम भी टॉस करेंगे, ऐसे एक ही जना जाएगा ना। और ऐसी एंटायर पॉपुलेशन तो हम चेक नहीं करेंगे, 45 से 60 दिन में रिपोर्ट देनी है, इसलिए हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब चालू करते हैं। देखो 530 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ, हाँ अब जो हमने सैंपल साइज निकाला उस पर हम ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे अपने, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस सच दैट ऑल सैंपलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, कि जो भी सैंपलिंग यूनिट्स है उसका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो। मतलब हम तो कोई भी मेथड ले सकते हैं ना, चाहे वो मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग हो, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग हो, और भी मेथड्स हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। देखो ये सारे मेथड्स दिखाता हूं तुम्हें, रैंडम सैंपलिंग, इंटरवल, मॉनिटरी यूनिट, हैप्पैजार्ड, ब्लॉक सैंपलिंग, ये सारे मेथड्स अभी हम पढ़ेंगे। टू प्रोवाइड बेसिस, अरे ये चल नहीं रहा, एक सेकेंड। हाँ, तो such that all sampling units have equal chance of being selection and to provide basis of auditor to draw conclusion of entire population। अरे यार जो छोटा सैंपल साइज निकालेंगे उससे एंटायर पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ ना। तो ऑडिट सैंपल, ऐसा सैंपल निकालना होता है सैंपल साइज जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर उसको हमने चेक कर लिया तो हम ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन ऐसा ही रिप्रेजेंट करती है। अगर उसमें फ्रॉड हुआ तो हम ये बता देंगे, अगर उसमें फ्रॉड नहीं हुआ तो हम वो बता देंगे। यही है मीनिंग 530 का। अब दो तरीके की होती है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अब भाई नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल सैंपल वाले कंपोनेंट्स नहीं होते। और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स देखते हैं? एन अप्रोच टू सैंपलिंग दैट हैज रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स। रैंडम सिलेक्शन करते हैं ना हम, जब सैंपल लेते हैं हम कोई भी कुछ भी कभी भी उठा सकते हैं। यही तो होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, कि अगर हम सैंपल साइज निकाल रहे हैं हम कुछ भी उठा सकते हैं। हमने मान लो 1000 आइटम है, कुछ भी उठा लिया, 50वीं आइटम उठा ली, 100वीं आइटम उठा ली, 150 भी उठा ली, 101 उठा लिया, 201 उठा लिया, 201वीं एंट्री उठा ली। मतलब मान लो 1000 यूनिट्स, हम 1000 सेल्स की ट्रांजेक्शन पास हुई है और हमें उसमें से मान लो 100 ट्रांजेक्शन चेक करनी है, हम कुछ भी उठा सकते हैं। हम मशीन को बता देंगे, अपने जो लैपटॉप होगा उसके अंदर एक रैंडम वाला सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर वो 100 रैंडम नंबर हमारे को दे देगा, हम मोबाइल चेक कर लेंगे। यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेल्युएट सैंपल रिजल्ट्स। अब हम प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि हमने मान लो 50% प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसके बेसिस वो 50% हमारे को सैंपल निकाल के दे देगा 1000 के में से। मेजर सैंपलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अंदर सैंपलिंग जो रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे कि हाँ भाई बड़ी रेवेन्यू वाली ट्रांजेक्शन ली नहीं उसने, सिस्टम ने, ये रिस्क हो गया ना हमारा। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में ये सब नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में ये होगा क्योंकि यार वो हम एक तरह से रैंडम ले रहे हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं हम,
बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ भी उठा रहे हैं, यहाँ से भी उठा रहे हैं, यहाँ से भी उठा रहे हैं, यहाँ से भी, सिस्टम उठा के दे रहा है हमें कुछ भी। उसके अंदर मेन आइटम्स हो सकता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टॉलरेबल एरर निकाला। टॉलरेबल एरर एक टर्म है जो ऑडिट में होंगे ना, उन बच्चों को पता होगी जिन्होंने ऑडिट के अंदर अपनी आर्टिकलशिप करी होगी। एक टॉलरेबल एरर निकालते हैं, उसके ऊपर वाली आइटम्स को की आइटम्स बोलते हैं। की आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन है ये, कि हम इस वाली आइटम्स को, जो इस अमाउंट है, जो टॉलरेबल एरर निकाला है, इससे अगर ऊपर वाली है या थ्रेशोल्ड निकाले, इससे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन है, वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। नीचे वाले में हम अपने सैंपलिंग यूनिट्स लगा देंगे कि हमारे को रैंडम सैंपलिंग से 25 आइटम देखने हैं या 26 आइटम देखने हैं, बाकी हमने चेक कर लिया। ऐसे ही तो होती है। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के। ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते उसे बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बस सिंपल सी बात है। अब सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट एन ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्ट टू सेम ऑडिट प्रोसीजर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये बोल रहे हैं कि जो हमने सैंपल साइज चेक करा उसके अंदर फ्रॉड नहीं निकला फॉर एग्जांपल, और बाकी जो सैंपल साइज है, मतलब फॉर एग्जांपल बाकी जो यूनिट्स बच गई जिसको हमने चेक नहीं करा, हमने एक सैंपल निकाला, अब सैंपल को तो हमने टेस्ट चेक कर लिया, बट देखा गया कि भाई फ्रॉड ना बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स के अंदर निकला, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए बोलते हैं जो कि हम पॉपुलेशन सिलेक्ट करेंगे, बस एक यही रिस्क होता है सैंपलिंग रिस्क। यही होता है रिस्क की हो सकता है कि जो हमने सैंपल्स निकाले उसके अंदर फ्रॉड नहीं मिला, उसके बजाय हर जगह फ्रॉड मिल गया, या हो सकता है हर जगह फ्रॉड हो, हमें नहीं पता चला हो, और हमने अपना ऑडिटर ओपिनियन जो सैंपल निकाला उसके बेसिस पे दे दिया। हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं। और फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो हमने सैंपल साइज निकाला उसके अंदर फ्रॉड ही फ्रॉड मिला, बट देखा जाए बाकी फ्रॉड मतलब इधर उधर एरर मिला, नॉट फ्रॉड, एरर भी हो सकता है, वो एरर मिला मान लो जो हमने अपना सैंपल साइज निकाला। अब बट जो बाकी पॉपुलेशन थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यही होता है एक सैंपलिंग रिस्क जब हम सैंपल निकालते हैं, बस दैट्स इट, एक ही रिस्क होता है। और टू टाइप्स ऑफ एररनेस, ये वही बता रखा है। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताया था ना, कंट्रोल्स को हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हुए तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे हम कम, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं हुए तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की हम सैंपलिंग साइज और क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। ये बोल रहे कंट्रोल्स मोर इफेक्टिव है जबकि वो है नहीं। ये कैसे होगा? मान लो हमने 100 की पॉपुलेशन थी, ठीक है, अब उसमें देखो फॉर एग्जांपल तो मैं लिख के बताता हूं, 100 की पॉपुलेशन थी 100 की, इसमें से हमने मान लो 20 सैंपल निकाल लिया, 20 का सैंपल हमने 20 चेक कर लिए। इससे पता चल रहा है कि कंट्रोल्स है ना, इसके 20 के ट्रांजेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, हमने सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के जो भी प्रोसीजर ना सब लगा दिए, मतलब पूरा एंड टू एंड हमने चीजें चेक करी, कोई कंट्रोल्स में कोई दिक्कत नहीं है 20 की 20 ट्रांजेक्शन के अंदर। असली फिर पता चला कि इसमें तो कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, बट जो बाकी 80 पॉपुलेशन के सैंपल्स बचे हमने टेस्ट नहीं करा था, नॉट सैंपल, बाकी जो पॉपुलेशन बची हमने इसको चेक नहीं करा। अब देखा गया इसके अंदर ज्यादा दिक्कत है, इसमें तो कंट्रोल्स इफेक्टिव है नहीं, इसमें डेविएशन ऑफ कंट्रोल्स हो रही है। ये हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, हमारी सैंपल सिलेक्शन ऐसा हो गया। बस एक यही रिस्क होता है जब हम ऑडिट सैंपलिंग कर सकते हैं। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम टॉलरेबल एरर निकालते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है वो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ऐसी टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर होता है। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेंगे। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं हम ये देखते हैं कि कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम ये देखते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है या नहीं है। अब इसके अंदर कह रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफैक्ट इट डज एग्जिस्ट। सेम एग्जांपल उठा लो, 100 की पॉपुलेशन थी, 20 निकाला हमने, 20 के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिली, बट बाकी जो 80 थे उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, तो इट लीड्स टू इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। हमने तो उसके ऊपर ऑडिट ओपिनियन अपना बेस कर दिया, गलत हो जाएगा ना। अब देखो दूसरा, इसका उल्टा, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। ये बोल रहा है कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव है जबकि है ज्यादा। अब वो जो 20 की पॉपुलेशन निकली, हमने जो 100 में से 20 की पॉपुलेशन निकाली, उसके अंदर पता चला कंट्रोल्स तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, वही 20 के 20 सैंपल आ गए, बट वो बाकी जो 80 बचे हमारे जो हमने टेस्ट चेक नहीं करे उसमें देखा तो कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव थे। तो वो एंटायर पॉपुलेशन, यही एक सैंपलिंग रिस्क है। इसका उल्टा, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, इनफैक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखा गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो आ रही है जबकि वो है नहीं, क्योंकि हमने वो वाली पॉपुलेशन निकल गई हमारी जिसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या लिखा है, व्हेन इट डज नॉट, हाँ, जिसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। हो सकता है ना थोड़ा बहुत एरर हो उन 20 के अंदर जिसकी वजह से डेविएशन आ रहा हो, बाकी 80 बिल्कुल ठीक हो,
वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना पॉपुलेशन। मान लो 20 के अंदर कुछ 5-6 ऐसी ट्रांजेक्शन निकल गई जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेविएशन थी, हो सकता है हो डेविएशन, बट वो 5% हुई ना 100 की। अब वो 20 की 5% हुई, कितना हुआ, ये आ गया हमारा 25%। अब हम मान लेंगे कि एंटायर पॉपुलेशन 25% में, फ्रॉड एरर के चांसेस ज्यादा है, बट एक्चुअल में है नहीं ना। देखो कैसे, मैं कैसे कह रहा हूं, दोबारा बताता हूं। 100 की पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसमें से 80 हमने टेस्ट चेक नहीं करे और 20 हमने चेक करे, ठीक है। 20 में से 5 के अंदर फ्रॉड निकल गया या एरर निकल गया। अब ये कितना हो, 5 डिवाइडेड बाई 20, ये कितनी परसेंट हो गई, 25%। अब हम ये कहेंगे कि क्योंकि 20 तो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे थे एंटायर पॉपुलेशन, अब ये बोल रहे हैं कि 25% के अंदर फ्रॉड और एरर के ज्यादा चांसेस है ना, हम यही तो बोल रहे हैं। अब असलियत में सिर्फ यही 5 ट्रांजेक्शन थी पूरे 100 के अंदर, अब ये हो रहा है 5%। असलियत में देखा तो जो सिर्फ 5% एंटायर पॉपुलेशन की, बट वो 5 के 5 ना हमारे 20 के अंदर आ गए, तो गलत है ना। ये एक सैंपलिंग रिस्क होता है, बस और कुछ भी नहीं था, यही था। ये जो ये समझ आया तुम्हें, यही था, ऊपर भी और नीचे भी। एक एग्जांपल से तुम्हें समझ आ गया होगा, चारों चीजें कवर हो जाएगी इससे, ठीक है। अब करते हैं दूसरा, बस यही है सैंपलिंग रिस्क। 2 टाइप ऑफ एररनेस कैलकुलेशन हो सकते हैं, हमारे सैंपल इस बेसिस पर गलत सिलेक्ट हो सकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, देखो 5 मेथड है, रैंडम सैंपलिंग, इंटरवल और सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग और ब्लॉक सैंपलिंग, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं रैंडम सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है, ऑल मेथड्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इसके अंदर होता है कोई भी हम कभी, भाई यार 100 ट्रांजेक्शन पढ़े, हम कुछ भी उठा लिया ना, ये लो 100, जैसे मान लो 100 सेब पढ़े हैं, अब सेब का हमें चेक करना है। ऐसे एग्जांपल दोबारा इससे समझाते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एप्पल्स पड़े हैं, ठीक है, एक कार्ट के अंदर। अब हमें ये देखना है, ये मान लो 100 एप्पल्स है ना। अब हमें ना टेस्ट चेक करके ये देखना है, भाई मान लो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, 100 भी नहीं, 1000 एप्पल है, 10,000 एप्पल है, ठीक है, 100 को छोड़ो, 10,000 एप्पल है हमारे। अब 10,000 एप्पल के अंदर हम 10,000 तो चेक करेंगे नहीं भाई, हमें एक्सपोर्ट करने एप्पल फॉर एग्जांपल। अब 10,000 के 10,000 एप्पल्स तो हम चेक नहीं करेंगे, हम कर लेंगे 100, हम कर लेंगे 200। अब हमने 100 करे, अब कैसे भी निकाल लेंगे ना भाई, एक हमने यहां से निकाला, एक हमने यहां से निकाला, एक बीच से निकाल लिया, ऐसे कर करके एक यहां से निकाल लिया, ऐसे करके हमने काफी सारे एप्पल्स की टेस्ट चेक कर लिया। ठीक है भाई, एप्पल्स तो ठीक है, चलो एक्सपोर्ट कर लो इनका। समझ गए, समझ गए, ऐसा होता है रैंडम सैंपलिंग, यही होता है रैंडम सैंपलिंग का मतलब। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, ईच यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब भाई 10,000 एप्पल है, कुछ भी चूज कर सकते हैं, नीचे से निकलवा लेंगे भाई, नीचे से, सबसे नीचे से ना, जो सबसे नीचे वाली पट्टी है उसमें से 10 लिया, 10 एप्पल वहां से लिया। एक काम कर, बीच वाली पट्टी में से 10 एप्पल लिया, भाई रैंडम कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है ना, ईच यूनिट का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इसका एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय हर एक यूनिट का सिलेक्शन का कितना चांस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, अगर 10,000 एप्पल है तो 10,000, हर एक यूनिट का इतना चांस हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं, कंसीडर एप्रोप्रिएट व्हेन सैंपल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर यूनिट्स एंड फॉल्स विद इन अ रीजनेबल रेंज। कि भाई सैंपल की ना, भाई एप्पल ही एप्पल है, ये नहीं ऑरेंजेस भी हैं उसके अंदर, या फिर मैंगो भी हैं, सिर्फ एप्पल्स ही एप्पल्स हैं, तो चलो ये काम कर जाएगी यूनिट। अब एप्पल्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं, मैंगोज भी हैं, तो हमें तो तीनों का अलग अलग मेथड करना पड़ेगा ना, कि 10,000 एप्पल है, 10,000 ऑरेंज है, सबका अलग अलग मेथड लगाना पड़ेगा। एक साथ तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि भाई मान लो 10,000 के अंदर एप्पल्स भी, ऑरेंजेस भी है, मैंगो भी है, कि हमने भाई 50 सैंपल एप्पल की चेक कर लिए, छोड़ो मैंगो ऑरेंज को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उस केस में रैंडम सैंपलिंग काम नहीं करेगी, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो और रीजनेबल रेंज हो, कि भाई 10,000 हो गए, 5,000 हो गए, 1,000 हो गए, जिसके अंदर रैंडम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि 10 लाख एप्पल है उसमें से 1,000 चेक कर लिए, अब 1,000 भी चेक नहीं कर सकते ना जल्दी से, ये तो गलत है ना। रीजनेबल रेंज होनी चाहिए, मान लो 5,000, 1,000, चलो ठीक है, ये रीजनेबल रेंज है, इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। अब आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये तो वही सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर एंड टेक सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ देम। अब क्या करेंगे हम, बहुत बड़ा वो है हमारे पास पॉपुलेशन, ठीक है, उसको ना ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कोई मान लो पॉपुलेशन ही बंदे हैं, बंदों की पॉपुलेशन है, हमें उसमें से इंप्लॉइज का हमें कुछ डाटा चेक करना है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 लाख इंप्लॉइज काम करते हैं, सबका तो देख नहीं पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एज ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे, स्ट्रेटा बना लिया, भाई 18 से लेके 24 साल की ये बंदे, 24 से लेके 25 साल के, 24 से लेके 35 साल के बंदे हैं, 35 से अबव ये है, उनमें से हम सैंपल्स निकाल लेंगे। अब वो ग्रुप्स बना लिए, उसमें से हम सैंपल निकालते रहेंगे, इसे बोलते हैं स्ट्रेटा।
एक स्ट्रैट्स बनाया कि हाँ भाई 18 से 24 साल का एक एक ग्रुप बन गया, 24 से 35 साल का एक ग्रुप बन गया, 35 से 52 का एक बन गया, उसमें से हमने सैंपल्स निकाल लिए। समझ गए, यही होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। उसमें से हमने क्या करा, 18 से 24 है ना, उसमें कुछ भी बंदा उठा लिया कि चलो इसकी हम 100 पॉपुलेशन चेक कर लेंगे, और 24 से 35 की हम 100 पॉपुलेशन चेक कर लेंगे, 35 से 90 की हम 100 पॉपुलेशन चेक कर लेंगे। पहले ग्रुप्स बनाए, उसमें से फिर रैंडम सैंपलिंग लगा दी फॉर हाईली डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स हो गई ना पॉपुलेशन, 18 से लेके 60 साल के बंदे काम कर रहे हैं, बट 18 से 24 एक बना लिया ग्रुप, 24 से 35 एक बना लिया, 35 से एक बना लिया। वेट शुड बी एलोकेटेड। अब ये देखिए घपला किसमें ज्यादा हो सकता है कि भाई जो पुराने लोग हैं ना उनमें ज्यादा दिक्कत है, पुराने लोग में ज्यादा दिक्कत है, नए आए हैं बीच के तो चलो ठीक है, अभी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का इतना पता नहीं है। जो बट 35 से साल से अबव है तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम हो गया होगा, सीईओ सीएफओ और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे। अब वो कर सकते हैं दिक्कत कि वो ज्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, कम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, दिखा कम रहे हैं, ज्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, और ज्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं दिखा कम रहे हैं, या फिर कम सैलरी ज्यादा सैलरी जो भी है उल्टा उल्टा कर रहे हैं, कुल मिला के फ्रॉड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए हमें जो 35 साल से ऊपर वाले लोग हैं ना उनका सैंपल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम 18 से 24 में भी 100 ले रहे हैं और 24 से 35 में भी 100 ले रहे हैं, बट 35 से अब लेंगे हम 200। समझ गए, ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब इंटरवल सैंपलिंग क्या होता है? इंटरवल सैंपलिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो, देखो इंटरवल सैंपलिंग नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय सैंपल साइज गिव सैंपलिंग इंटरवल। जैसे मान लो 1000 की पॉपुलेशन थी, ठीक है ना, डिवाइड द सैंपल साइज, हमने मान लो सैंपल साइज दिया 50 का, तो गिव सैंपलिंग इंटरवल, तो हर एक इंटरवल कितने का हो गया, हर एक इसको काटा तो 20 का, है ना। ये बोल रहे हैं हर एक इंटरवल 20 के बाद आएगा, मतलब 1 से लेके 20 तक एक इंटरवल आया, 20 के 40 पे एक इंटरवल आया, मतलब 0 से लेके 20, 40 पे एक इंटरवल आया, फिर 60 पे इंटरवल आया, ऐसे आया। इसमें से हमने सैंपल निकाल लिए। समझ गए, सैंपल साइज हमारा कितना है, सैंपल साइज हमारा है 50 का, हमने एक सैंपल साइज निकाला यहां से, एक सैंपल साइज निकाला यहां, मतलब एक सैंपल यहां से निकाला, एक का सैंपल, जैसे मान लो 0 से 20 के बीच में 1 2 3 4 5 6 लेके 20 तक नंबर होंगे, हमने मान लो 5 नंबर निकाल लिया। अब यहां पे होंगे 21 से लेके 40 तक, हमने 35 निकाल लिया। ऐसे करके हमने 50 सैंपल निकाल लिया 1000 में से। यही होता है। समझ गए, समझ गए ना इंटरवल सैंपलिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब आते स्टार्टिंग पॉइंट, तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी ले लो, तुमने तुमने मान लो 20 से चालू करा, या फिर तुमने 50 से चालू कर दिया, 50 से जो भी तुम्हारा है, 50 के 70 हो गया, 70 के 90 हो गया, 90 के बाद 110 हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद तुमने क्या करा, जो उल्टा यहां से लेके यहां तक चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, 980 990 हो गया, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे 10 तक आ गए। ऐसे करके तुम कैसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स, कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, रैंडमली डिटरमाइन कर लिया तुमने स्टार्टिंग पॉइंट, बाकी जो थोड़े बहुत सैंपल बचे तुमने कैसे भी निकाल लिए, और यूजिंग कंप्यूटर रैंडम नंबर। अब कंप्यूटर के पास भी ना आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है। कंप्यूटर के अंदर एक ना ऐप होती है जिसके अंदर तुम जैसे मान लो रैंडम करके ऐप होती है फॉर एग्जांपल, और रैंडम करके तुमने उसमें लिखा कि मेरे को 50 सैंपल साइज चाहिए, तो तुमसे वो क्या पूछे, 50 का सैंपल साइज चाहिए। अब वो क्या पूछेगा, तुम्हारी पॉपुलेशन चालू कहां से हो रही है, खत्म कहां से हो रही है, तो उन्होंने बोला हमारी पॉपुलेशन 0 से चालू होकर 1000 पे खत्म हो रही है, इसके अंदर 50 सैंपल दे दो। वो क्या करेगा, अपना कुछ भी रैंडम नंबर दे देगा तुम्हें। एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूला लगता है रैंडम का, उससे भी तुम रैंडम सैंपल्स निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिग फोर्स के अंदर उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल केपीएमजी रैंडम, ईवाई रैंडम, उसके अंदर क्या करते हैं, 0 से लेकर 1000 तक पॉपुलेशन डाली, और उसके अंदर कहा कि 50 का सैंपल साइज चाहिए, वो अपने हिसाब से एक नंबर दे देंगे, उसका स्क्रीनशॉट हम वर्क पेपर में लगा देंगे, दैट्स इट, और वो वाले यूज कर लेंगे। ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैंपलिंग। अब इसके अंदर मोर देन वन स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो। यही होती है इंटरवल सैंपलिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग क्या होती है, वो वहां पे काम आती है, टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन मॉनेटरी अमाउंट्स। जैसे अकाउंट बैलेंस होते हैं, या डेटर का हमें चेक करना है, डेटर का हम कैसे चेक करेंगे। अब डेटर तो मान लो डेटर इतने नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी सेल्स की ट्रांजेक्शन होती है, डेटर तो होंगे कम। अब जो हाई लेवल वाले, मतलब जो हाई अमाउंट वाले डेटर्स होंगे, उन पे हम ज्यादा सैंपलिंग या चेकिंग करेंगे कि हाँ भाई ये जो डेटर है हमारे बिल्कुल गुड है ना, ये बैड तो नहीं है। अगर ये बैड डेटा है, डाउटफुल, इनको अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा, या इनका प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमारे को। ये चीज तो हमें चेक करनी पड़ेगी ना। जो अकाउंट बैलेंस है, मॉनेटरी आइटम्स है, उनको चेक करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन के अंदर। अब उसके वेट उसके बेसिस पे हम दे देंगे कि चलो भाई मान लो, इसके अंदर हम कैसे चेक करेंगे तुम्हें बताता हूँ। डेटर्स की मान लो अमाउंट है टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लाख रुपए की,
ठीक है, समझ गए। इसके अंदर ए नाम के हैं, उसके ए के नाम पे खड़े हैं 5 लाख रुपए और बी के नाम पे खड़े 2 लाख रुपए, और जो बाकी 3 लाख है ना, जो 3 लाख बचे, इसके अंदर कम से कम 50 लोग आ गए, जिसके किसी 20,000 खड़े, 10,000 खड़े, 5,000 खड़े, ऐसे करके 50 लोग आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम ए और बी तो लेंगे लेंगे, बड़ा अमाउंट होगा, और एक बार में हमारी पॉपुलेशन 70% के अराउंड कवर हो रही है, और इस 50 के अंदर ना हम छोटे मोटे ले लेंगे, हम 50 के अंदर ले लेंगे, मान लो 10, कुछ भी उठा लेंगे, इसका चेक कर लेंगे, और इसका मतलब इसका वेट ज्यादा हो गया ना, इसका तो 50% हो गया और इसका 20% हो गया, क्योंकि ये मॉनिटरी, एक तरह से अकाउंट बैलेंस पे हम चेक कर रहे हैं, मॉनिटरी यूनिट है ना, क्योंकि मॉनिटरी अमाउंट चेक कर रहे हैं हम बेसिकली, इसके अंदर जो ज्यादा अमाउंट है उसमें ज्यादा चेकिंग करेंगे, यही होती है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, समझ गए। अब आते हैं हमारा हैप्पीजार्ड सैंपलिंग। हैप्पीजार्ड सैंपलिंग सबसे आसान टेक्निक है। इसमें क्या है, कुछ भी, जैसे हम एप्पल का एग्जांपल दिया ना कि सिलेक्ट सैंपल विदाउट यूजिंग स्ट्रक्चर टेक्निक, कुछ भी उठा रहे हैं, ऊपर था जो इसके अंदर ना एक, जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग में ना हम फिर भी एक बार कह रहे मान लेते हैं कि भाई हम हर 10 उठाएंगे, हर 10 के बाद उठा लेंगे, उसमें इंटरवल था, ये चीज इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर इंटरवल्स बना रहे हैं और इंटरवल्स के अंदर से कुछ भी उठा रहे हैं, जैसे 1 से 20 के अंदर हमने कुछ भी उठा लिया, 4 या 5 या 6 या 7 या 8, उसके अंदर हम रैंडम सैंपलिंग के अंदर हर 10 उठा रहे हैं, हर 10 उठा रहे हैं, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके हमने 50 सैंपल निकाल लिए। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ टेक्निक नहीं है, 1,000 सैंपल है, कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी जो मन में आया, हाथ में आया, रैंडम, फॉर एग्जांपल मान लो 1,000 एंट्री है, मेरा मन करा अंदर नंबर, मैंने सोचा 75 नंबर, और 75 नंबर मैंने चेक कर दिया, फिर मैंने सोचा 105, फिर मैंने 105 चेक कर दिया, फिर मैंने सोचा 119, फिर मैंने 119 चेक कर दिया, ये होती है हैप्पीजार्ड सैंपलिंग, नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अब अगर हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर रहे हैं ना, वहां पे हैप्पीजार्ड सैंपलिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि हैप्पीजार्ड में कुछ भी चलता है, और मन चल रहा है, मन सब्जेक्टिव मेथड हो गया ये, कुछ भी जो मन में आ रहा है ना वो चेक कर रहे हैं। और सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो ये है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम कोई मेथड लगा रहे हैं, एक तरह से नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड मान लो, इसके अंदर कोई स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग नहीं लग रही, इसमें कुछ भी हम चेक कर रहे हैं, कुछ भी जो मन कर रहा है। अब जो ब्लॉक सैंपलिंग होती है ना, इसके अंदर होता है हमें ना एक आइटम बनानी पड़ती है पॉपुलेशन के अंदर, सिलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ कंटेजियस आइटम्स फ्रॉम पॉपुलेशन। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेल ट्रांजैक्शन को हमने सॉर्ट कर लिया डेट के हिसाब से, कि हम भाई 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की डेट का हम इतने इतने सैंपल निकालेंगे, हमने एक वो बना लिया ब्लॉक। फिर एक बना लिया 1 जून से लेके हमने 31 दिसंबर तक का ब्लॉक बना लिया, इसमें से हम आइटम्स निकालेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेल्स की ट्रांजैक्शन है, अब सेल हमारी 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी, 1 अप्रैल से लेके कब तक चलेगी, 31 मार्च तक। अब हमने क्या करा, इसके अंदर 3 भाग में डिवाइड कर ली कि भाई इनकी ना जून तक, जो ये 30 जून है ना, इस तक इनकी ना सेल काफी अच्छी होती है, स्टार्टिंग सीजन का स्टार्ट होता है, इनकी सेल बहुत बढ़िया होती है। फिर उसके बाद ना 31 दिसंबर तक एक बना लेंगे, इसके अंदर ना मिड ईयर होती है, इसके अंदर सेल ठीक ठाक रहती है, नॉर्मल रहती है। और एक बना लेंगे हम 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, इसके अंदर इनकी सेल ना काफी लो होती है। अब लो सेल होती है जहां पे हमें पता है सीजनल प्रोडक्ट होगा कंपनी का, हो सकता है कम सेल हो, 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हो सकता है कम सेल हो। कोई मान लो गर्मियों का प्रोडक्ट है, एसी प्रोडक्ट है, अब एसी प्रोडक्ट है 30 जून तक तो बढ़िया बिकेगा, और हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा और बिक जाए 30 जून मतलब जुलाई तक, मैंने एग्जांपल लिया, चलो 30 जून तक अच्छी सेल होती है। इसमें हम ज्यादा सैंपलिंग मेथड और ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे कि हाँ भाई चलो इसके अंदर हम कर लेते हैं, जो नॉर्मल सेल होगी उसमें थोड़ा कम कर लेंगे, और जो लो होगी उसमें थोड़ा और कम कर लेंगे। कंटेजियस आइटम्स का एक पॉपुलेशन का ब्लॉक बना दिया हमने हर एक का, कि भाई 30 अप्रैल तक हम ऐसे करेंगे, सेल से हमने ये कर दिया, ऐसे करके हमने सैंपल निकाल लिए। ये होते हैं सैंपलिंग मेथड। इसके अंदर क्या है पूरा पढ़ लेते हैं एक बारी। क्या बोल रहे, कैनॉट बी यूज्ड इन सैंपलिंग बिकॉज आइटम्स इन अ सीक्वेंस कैन हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू वन अनदर बट डिफरेंट फ्रॉम अदर आइटम्स। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो इनकी ना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। अब जो हमने सेल्स का एग्जांपल लिया था, इसके अंदर 30 जून तक तो सेल थी हाई, तो इसके अंदर हम ज्यादा चेक कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं है ना भाई, या तो सेल बिल्कुल नॉर्मलाइज चलती है पूरे साल, बट इनकी 30 जून तक तो बहुत तेज सेल चलती है, बहुत स्पीड में, क्योंकि एसी है, एसी स्टार्टिंग हो सीजन अप्रैल मई जून में गर्मियां होती है, उसमें ज्यादा बिकते हैं, उसके बाद कम बिकने चालू हो जाते हैं, इसलिए लो हो जाते हैं। तो आइटम्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो गए ना सेल्स की। भाई एक जगह तो सेल्स बहुत ऊपर है, एक जगह नॉर्मल है, एक जगह बिल्कुल ही खत्म है। सर्दियों में थोड़ी खरीदेगा कोई एसी, पागल होगा जो खरीदेगा सर्दियों में, बट लोग पैसे बचाने के लिए खरीद लेते हैं, गर्मियों में
महंगा मिलेगा एसी, और यहाँ पे सेल के रेट भी ज्यादा रखते होंगे 30 जून तक। जब पता है डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भाई सेल तो बढ़ेगी, रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये होते हैं बस, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, फैक्टर्स टू डिसाइड करना है हमें एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैंपलिंग प्लान। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे हम सैंपलिंग को कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे कि हमें सैंपल निकालना कितना है, 50 निकालना है, 100 कितना है, जो सैंपल साइज है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, बस हमें वो समझना है। इसकी बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक क्या है, सैड, इंटरनल कंट्रोल एंड टॉलरेबल एरर। टॉलरेबल एरर और इंटरनल कंट्रोल सैड है, दुखी है वो, क्योंकि उन्हें सैंपल निकालना पड़ेगा ना इनके बेसिस पे, इसलिए वो दुखी है। यही है मेमोरी टेक्निक। क्या है अब, एस से क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एस से हो गया साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए से हो गया एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, डी से हो गया डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल हो गया स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड टॉलरेबल एरर हो गया टॉलरेबल एरर रेंज। समझ आ गया, मैंने तुम्हें मेमोरी टेक्निक बता दी कि कैसे याद करनी है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। भाई साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा सैंपल, सीधी बात है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो छोटा सैंपल साइज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा सैंपल साइज। भाई सेल ज्यादा होगी ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सेल कम होगी। भाई सुन रहे हो ना, भाई फोन छोड़ दे, भाई फोन को साइड में रख दे, इतना आसान टॉपिक कर दिया है, सुन ले। 20 मिनट 25 मिनट की क्लास है, उसके बाद तो अपना घर चला जाइए, आराम से पढ़ता रहियो। इसके अंदर तेरा 5 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन अटक गया तो तू कर तो पाएगा अटेम्प्ट। भाई छोड़ दे एक बार फोन, मत देख, इस पे ध्यान दे ले, बहुत आसान तरीके से समझा रहे, याद हो जाएंगी चीजें, फिर पेपर में लिख के आइयो। मत देखियो बार बार क्लास, 1-2 बार देख लो हो जाएगा तेरा, छोड़ दे फोन को। चलो बैक टू द टॉपिक, जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल जितनी ज्यादा इफेक्टिव उतनी ज्यादा सैंपल साइज कम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, इंटरनल कंट्रोल जितने कम इफेक्टिव उतना बड़ा टेस्ट ऑफ डिटेल का सैंपल साइज, ठीक है। एडुकेशन रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। अब यार मान लो हम ऑडिटर पहले से ही थे, अब हमें पता है इनके अंदर झोल झपाटा कम होता है, तो हम भाई सैंपल साइज थोड़ा कम कर लेंगे, अपना काम कम कर लेंगे। यार पता है कि यहाँ पे इसकी ये वाली ट्रांजेक्शन ठीक होती है, इस पे चलो ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि पहले से झोल झपाटे वाली ऑर्गेनाइजेशन है, भाई सैंपल साइज बढ़ा दो, इसमें तो बहुत फ्रॉड और एरर के चांसेस हैं। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, ये ना हमें कुछ बताती है, इसके अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन करके बैठी होती है, इसके सैंपल साइज बढ़ा दो, ठीक है। अब टॉलरेबल एरर रेंज, मैंने क्या बताया था, एग्जांपल दिया था ना टॉलरेबल एरर रेंज का, कि भाई टॉलरेबल एरर रेंज हमने निकाली ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई अगर 5, फॉर एग्जांपल देखो इनके ना कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। जो बिग फोर्स होती है ना उसके अंदर क्या होता है, 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। जैसे एसेट साइज होता है, एसेट साइज का ना वो ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का किसी का एसेट साइज है, तो वो क्या करेंगे, इसका 5% ले लेंगे, कि जो 5%, 0.5% सॉरी 0.5% से ये इन्होंने निकाला, तो 0.5% मान लो आया, कितना आया 1% इसका आया, 1% आया 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख, तो 5 लाख आया 0.5%। ये बोलेंगे 5 लाख के ऊपर वाली ट्रांजेक्शन तो हम चेक करेंगे है ना, 5 लाख के नीचे वाली ट्रांजेक्शन के अंदर हम निकाल लेंगे सैंपल साइज, ठीक है। एक एसेट साइज हो गया, एक होता है रेवेन्यू पे बेस, कि भाई रेवेन्यू का 5% ले लेंगे टॉलरेबल एरर। ये हमने एसेट साइज का 0.5% लिया टॉलरेबल एरर, इसका 5% ले लिया टॉलरेबल एरर। और भी होते हैं 2-3 मेथड, ऐसे करके टॉलरेबल एरर निकालते हैं। बिग फोर्स के अंदर ऐसे चलता है, उनके ना सेट क्राइटेरियाज हैं कि एसेट साइज का कि भाई 0.5% लेना है, रेवेन्यू का 5% लेना है, 10% लेना है, एक्सपेंसेस का कुछ लेना है, किसी चीज का भी ले सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने टॉलरेबल एरर निकाली, और जो टॉलरेबल एरर निकाली उसके बेसिस पे इन्होंने सैंपल क्या क्या बोला कि जे 5 लाख की जो टॉलरेबल एरर निकली है 5 लाख की, कि 5 लाख से ऊपर के अंदर जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख वाले सैंपल्स हैं वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, बट जो 5 लाख से नीचे होंगे ना उसके अंदर हम सैंपलिंग लिखा देंगे। इसलिए टॉलरेबल एरर रेंज निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसके अंदर कुछ सेट क्राइटेरिया होना जरूरी है ना। यहाँ पे इसके ऊपर वाले सैंपल साइज हम चेक करेंगे, इसके नीचे वाले चेक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसका कितना टॉलरेबल रेंज है, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, काफी सारी चीजें हैं, उसके बाद ये टॉलरेबल रेंज निकलता है। मजा आया। और डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, और ऑडिटर को कितना कॉन्फिडेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जब उससे बात करते हैं ना उसकी बात के अंदर ही ना घबराहट है, उसे लगता है कि ऑडिटर ना हमारा चोरी पकड़ लेगा। अब ऑडिटर को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है तो सैंपल साइज बढ़ाएगा ना, कि भाई बंदा ही हिचकिचा रहा है बात करने में, उससे कुछ भी बोलो वो करके जवाब दे रहा है, दिक्कत है ना भाई इस चीज में।
कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा ऑडिटर को, ऑडिटर तो सैंपल साइज बढ़ा देगा अपना। अब क्या होता है, ये बहुत मिसलेनियस टॉपिक था जिसके अंदर ये हेडिंग्स थी कि सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन कैसे करेंगे, कंसीडर पर्पस ऑफ ऑडिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई हमें पर्पस क्या है ऑडिट का। अब हमें स्टैट ऑडिट करनी है, स्टॉक ऑडिट करनी है, टैक्स ऑडिट करनी है, कौन सी ऑडिट करनी है, उसके बेसिस पे हम सैंपल निकालेंगे। क्या पर्पस है ऑडिट का, क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट भी होती है कभी कभार। फॉरेंसिक ऑडिट में हम 100% चेकिंग करते हैं, भाई किसके अंदर फ्रॉड, हमें फ्रॉड ढूंढना है। फ्रॉड तो हो सकता है ना किसी चीज में भी, फॉरेंसिक ऑडिट में हम 100% चेकिंग करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम करते हैं कुछ कम चेकिंग, 50, 60, 70% जैसे भी हमारा होता है क्राइटेरिया, क्योंकि हमें 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, 100% चेकिंग नहीं कर सकते। स्टॉक ऑडिट के अंदर कुछ अलग तरीके से चेकिंग होता है। अब स्टॉक ऑडिट अगर वो नॉर्मल स्टॉक ऑडिट है कि हाँ भाई बुलाया स्टॉक ऑडिट करनी है, तो कम, मतलब हमने सैंपल्स निकाले 70-80% जो भी चेक करना है, बट उसने कहा कि भाई इसके अंदर फॉरेंसिक स्टॉक ऑडिट कर दो, भाई हमारे तो स्टॉक में घपला है, कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके अंदर हम 100% चेक करेंगे। साइज क्या है, सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब ऐसा सैंपल साइज लेना है ना कि जो साइज हो, जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा हो कि जो सैंपलिंग रिस्क है वो लो हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, उसके बेसिस पे साइज होना चाहिए हमारा। फिर आता है ऑडिट प्रोसीजर्स। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं अप्लाई कर पा रहा ऑडिटर, तो क्या करेगा। देखो, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ट्रीट एज डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ट्रीट एज मिसस्टेटमेंट। अब वो ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहा, तो वो तो कह देगा कि भाई हम तो कह रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डेविएट है, इनइफेक्टिव है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहे। तो हम सैंपल के वो नहीं दे रहे, सैंपल्स ही नहीं दे रहे जो हम मांग रहे हैं। तुम आधी आधी चीजें दे नहीं रहे, तुम पीओ नहीं दे रहे, तुम मेरे को इसका इसका खर्चे का इनवॉइस नहीं दे रहे, इसकी कंपैरेटिव शीट नहीं दे रहे, परचेज ऑर्डर होता है, इनवॉइस होता है, फिर थ्री टाइप की रिसीट्स होती है वो नहीं दे रहे, फिर इसका मेरे को वो बताओ, इसका ई वे बिल नहीं दे रहे तुम, फिर मैं ऑडिट प्रोसीजर में दिक्कत निकाल दी, भाई हम तो कह देंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तुम नहीं दे रहे, मतलब कोई झोल है पक्का, ये कर देंगे। फिर ऑडिटर विल इन्वेस्टिगेट द डेविएशन एंड कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स, कि भाई अगर ऑडिट इसके अंदर कोई डेविएशन है, मिसस्टेटमेंट है, वो अपने ऑडिट वो निकालेगा कि क्या है पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स करके। फिर इनके क्या होगा, ऑडिटर विल इन्वेस्टिगेट कॉज ऑफ डेविएशन मिसस्टेटमेंट इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर। वो कहेगा कि अगर इस डेविएशन या मिसस्टेटमेंट आ रही है इन सैंपल की वजह से, तो हमारे एंटायर पॉपुलेशन में कितनी डेविएशन या मिसस्टेटमेंट होगी, उसके बेसिस पे अपने ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन कर लिया। चलो ये सैंपल नहीं दे रहे तो और दे दो कोई और, उसके बेसिस पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफरेंशिएट कर लेगा। हो सकता है ना कि जेन्युइनली ना हो उनके पास, ना आए हो अभी प्रोसेस में वो वाले इनवॉइसेस, पॉसिबिलिटी है। अब क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर वो इफेक्ट देख लेगा क्या आता है। इन केस ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस, इफ डेविएशन मिसस्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एनॉमली, ऑडिटर परफॉर्म और एडिशनल प्रोसीजर्स टू इंश्योर, अभी क्या हो रहा है, हाँ, टू इंश्योर दैट दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ये बोल रहा है कि कोई एनॉमली मिली, मिसस्टेटमेंट है या फिर डेविएशन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डेविएशन है और टेस्ट ऑफ डिटेल में मिसस्टेटमेंट है, वो देखेगा कि जो वो ऑडिट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेगा, उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा, जो मैंने तुम्हें पहले बात बोली, वो डिटरमाइन करेगा कि एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि भाई एंटायर पॉपुलेशन में डेविएशन या मिसस्टेटमेंट हो, उसके बेसिस पे अपना वो ऑडिटर ओपिनियन डिटरमाइन कर लिया कि भाई ये डिस्क्लेमर देना है, मॉडिफाइड देना है। भाई जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है ना, जितने भी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है सारे उस पर बेस्ड है। इसके अंदर कोई डेविएशन है, मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिट रिपोर्ट हमारी हिल जाएगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पे हमें बाद में साइन करने होते हैं, क्योंकि वो एंड टास्क हो गया ना। हम स्टार्ट करते हैं 200 सीरीज से कि हम ऑडिटर हैं, ये है वो है, 200 अग्रीमेंट अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो 210 है, फिर 220 आता है, 30 आता है, 40 आता है, फिर ऐसे 200 की सीरीज, 300 की, 400 की, 500 की, 600 की, 700 की, 700 में ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं हम। ऐसे चलता है। जो एंड टास्क है उसके अंदर हम साइन करते हैं ना। देखो छोटा सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं था टॉपिक के अंदर, था कुछ टॉपिक के अंदर नहीं था ना, टॉपिक के अंदर हो गया पूरा टॉपिक खत्म, समाप्त, ऑडिट सैंपलिंग भी। बस अच्छे से पढ़ते रहो, यही बोलूंगा। थोड़े से दिन और रह गए हैं, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट रहो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, एक्सरसाइज करते रहो, बस खुश रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।